अच्छा जी। अब हम लास्ट टाइम पे हम फंक्शंस का जिक्र कर रहे थे। तो फंक्शन एक ऐसा स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है जब हम उसे कोई नाम देते हैं। तो इसलिए कि मैं आपको एक दफ़ा म्यूट कर दूं सबको, ताकि बार बार ये प्रॉब्लम ना आए। चलो, ठीक है। अच्छा, आप किसी का क्वेश्चन हुआ तो बेटा वो हैंड रेज करेगा, ठीक है। जूम में हैंड रेज का एक ऑप्शन आता है, तो आप हैंड रेज करें, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जो है वो करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस को। तो फंक्शन एक ऐसा पीस ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिसमें हम कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं और फंक्शन एग्जीक्यूट होता है जब उसको कॉल किया जाता है, और फंक्शन को हम बाय नेम कॉल करते हैं, ठीक है। ये कई तरह के फंक्शंस हो सकते हैं, उसमें हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया। हम पैरामीट्रिक फंक्शंस में जिक्र कर रहे थे कि ये जो फंक्शंस को पैरामीटर पास किए जाते हैं, ये बाय वैल्यू भी पास किए जा सकते हैं, ये बाय रेफरेंस भी पास किए जा सकते हैं। तो बाय वैल्यू या बाय रेफरेंस में डिफरेंस क्या है वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कहते हैं बाय वैल्यू से मुराद ये होता है कि पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म इन विच द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड टू द फॉर्मल पैरामीटर। यानी वेरिएबल्स दो बनते हैं, दोनों को अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती है, एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू ही फॉर्मल में पास कर दी जाती है। यानी हमारे केस में उसकी अलग से एक सेपरेट कॉपी बन जाती है। जैसे अगर आप इस फिगर में देखें, तो यहाँ पे हमें ये जो एक वेरिएबल लिखा नजर आ रहा है, वेरिएबल एन, और ये जो लिखा नजर आ रहा है वेरिएबल नंबर, ये नंबर हम फॉर्मल पैरामीटर यानी फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें जो हमें लिखा नजर आ रहा है वेरिएबल एन यू एम, वो। और ये जो फंक्शन कॉल टाइम पे आप वेरिएबल पास करें एन, कहते हैं ये दोनों अलग हैं, इसको अलग मेमोरी एलोकेट की गई है, इसको अलग मेमोरी एलोकेट की गई। यानी इन केस द फॉर्मल पैरामीटर चेंजेस द वैल्यू, इसमें आप इसकी कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो वो ओरिजिनल इस एन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। यानी जो भी टास्क इस नम के साथ परफॉर्म किए जा रहे हैं वो अलग होंगे, इसको अलग से मेमोरी एलोकेट की गई है। लेकिन अब इसका क्योंकि स्कोप जो है वो लिमिटेड है, ये हर दफा डिस्ट्रॉय होगा, नए सिरे से क्रिएट किया जाएगा। ये इस एन की वैल्यूज को डिस्टर्ब नहीं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जी, ये जो डिफॉल्ट में होती है वैल्यूज हम पास करते हैं फंक्शन को कॉल टाइम पे, वो पास बाय वैल्यू ही होती है। पास बाय रेफरेंस में क्या फ़र्क है फिर? ये हमने लास्ट टाइम पे कुछ फंक्शंस का भी जिक्र किया था कि आप एक फंक्शन लिखें, वो फंक्शन पैरामीटर्स रिसीव करें, लेट्स सपोज दो वैल्यूज, फिर उनको आपस में स्वैप कर दे, फिर आप ओरिजिनल वैल्यूज पे देखें कि वो चेंज हुई या नहीं हुई। तो ऑब्वियसली बाय वैल्यू जब आप पास करते हैं तो वो चेंज नहीं हुई। यहाँ पे हमने एक फंक्शन 9.3 डिस्कस किया था कि आप एक फंक्शन लिखें, यानी एक मेन प्रोग्राम जिसके अंदर यूजर से एक नंबर लें और वो नंबर एक फंक्शन को पास कर दें, फंक्शन उस नंबर का टेबल प्रिंट कर दे। इन केस किसी को इसमें भी फंक्शंस के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसमें कोई कंफ्यूजन है, तो वो काइंडली इसके जो बेसिक्स हैं वो पहले रिवाइज कर ले, जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। फिर दोबारा यहाँ पे वापस आके इसी वीडियो को, ये वीडियो लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे जी, इसकी रिकॉर्डिंग जो है, ठीक है। तो कैसे करते हैं जी, ये जो हमें ये लाइन लिखी नजर आ रही है, वाइड टेबल और फिर ब्रैकेट्स के अंदर इंट एन, ये फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है वो कहलाता है। ये लास्ट टाइम पे हमने जिक्र किया था कि जब इस मेन फंक्शन के अंदर आके मैं यूजर से वैल्यू रिसीव कर लूंगा, इस नंबर को रिसीव कर लूंगा, उसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, टेबल नामी फंक्शन को। तो इसकी कोई डेफिनेशन हमारे पास मौजूद नहीं है, ना ही ये कोई डिफॉल्ट फंक्शन है जो एग्जिस्ट करता हो। तो हम क्या करते हैं, फिर इसका प्रोटोटाइप पहले मेंशन कर देते हैं कि भाई एक फंक्शन है जिसका नाम टेबल है, रिटर्न टाइप उसकी वॉइड है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और आपसे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल रिसीव करेगा। तो यहाँ पे जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वो एक्चुअल में इस प्रोटोटाइप के साथ एग्जैक्टली मैच करे, इस वजह से वो एरर नहीं आता। अब उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, ये इस फंक्शन की डेफिनेशन है। इसको अगर देखा जाए तो वो अगेन उसके प्रोटोटाइप के साथ मैच करती है कि टेबल नामी फंक्शन एक इंटीजर वेरिएबल रिसीव करता है। जो ये वेरिएबल आपने यहाँ पे रिसीव किया है, ये जो रिसीविंग वेरिएबल है, ये फॉर्मल पैरामीटर कहलाएगा एन, और ये अलग से मेमोरी में जगह लेगा।
और ये जो हमने यहाँ पे पास किया है NUM, चाहे आप नाम सेम रख लें, ठीक है, लेकिन वो स्टिल वेरिएबल्स अलग कंसिडर किए जाएंगे। ये इस टेबल नामी फंक्शन के अंदर कंसिडर किया जाएगा, और वो उस मेन फंक्शन के अंदर एज ए एक्चुअल पैरामीटर पास किया जाए। तो अगेन जो आपने नंबर पास किया, ये क्या करेगा, 1 से लेके < <10 यानी 1 से लेके 10 तक उस नंबर का टेबल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। इसके केस में एग्जांपल के तौर पे उन्होंने 3 पास किया है, तो 3 × दैट सी इज अ लूप कंट्रोल वेरिएबल, जो कि पहले 1 है, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3। तो 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, एंड अप टू सो ऑन, वो 10 तक उसका टेबल प्रिंट कर। अच्छा जी। अब डिस्कस करते हैं जी एक्चुअल में हमारी जो पास पे रेफरेंस है उसका क्या कंसेप्ट है, जो आज का मेन टॉपिक है। ठीक है, ये तो हमने वो पुराना ही जो हमारा टॉपिक था उसको रिवाइज किया। पास पे रेफरेंस, तो कहते हैं पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म इन विच द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल वेरिएबल और एक्चुअल पैरामीटर इज पास टू द फंक्शन इज नोन एज पास पे रेफरेंस। क्या आप एक वेरिएबल को पास करते हैं एज ए पैरामीटर, लेकिन उस वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं। जब आप किसी भी वेरिएबल का जिक्र करते हैं तो वेरिएबल को डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, कि किसी भी मेमोरी लोकेशन को नाम दे दें। अब उस लोकेशन का अगर एड्रेस, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक वेरिएबल एक्स एग्जिस्ट करता है, वेरिएबल एज है, एन है, कुछ भी है, उसका जो मेमोरी एड्रेस है, अगर वो रेफरेंस में फंक्शन को पास कर दूं, तो फंक्शन जब कोई चेंजिंग करेगा उसी मेमोरी एड्रेस के ऊपर, तो एक्चुअल में वैल्यूज पे डिस्टर्ब होंगे, जैसे हमें इस फिगर के अंदर नजर आ रहा है। तो कहते हैं यहाँ पे एक फंक्शन, क्या फंक्शन का नाम है शो। यहाँ पे वो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल रिसीव कर रहे हैं, लेकिन फर्क इसमें सिर्फ ये है कि यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर, इसको M% कहते हैं और इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये जो M% या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ये एड्रेस एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है n, मैं यहाँ पे अगर लिखूं यानी सी आउट करवाऊं, मैं कहता हूँ सी आउट, लिखा नहीं जाएगा ठीक, लेकिन गुजारा करें, ठीक है, एड्रेस ऑफ n। तो बजाय ये कि n की वैल्यू लेट्स सपोज 1050 जो भी इसकी वैल्यू है वो प्रिंट करवाए, ये इस n का एड्रेस प्रिंट करवाएगा, यानी मेमोरी एड्रेस जिस जगह पे वो स्टोर्ड है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की मदद से रेफरेंस पास किया जाएगा एक फंक्शन को। तो ये फंक्शन का नाम है शो। तो जैसे ही आप एक वैल्यू यूजर से रिसीव कर चुके होते हैं, आप इस शो नामी फंक्शन को कॉल करते हैं कि भाई ये एन ले लो और मुझे कुछ वैल्यूज शो करवाओ। कंट्रोल इस मेन फंक्शन से निकलता है और यहाँ से इस शो नामी फंक्शन के पास जाता है। इस केस में आप फॉर्मल पैरामीटर देखें तो फॉर्मल पैरामीटर बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रीवियस एग्जांपल में था। फर्क सिर्फ ये है कि इस दफा वेरिएबल यानी फॉर्मल पैरामीटर के साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यानी M% लिखा नजर आ रहा है। तो कहते हैं इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा हमें ये होगा कि जब भी हम इस n को पास करेंगे तो ये n को एज ए रेफरेंस रिसीव करेगा, यानी मेमोरी में लेट्स सपोज ये n है, तो ये n जिस लोकेशन पे लेट्स सपोज 100 पे ये सेव है, तो ये NUM इसका एड्रेस रिसीव करेगा। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि ये NUM और ये जो n है, ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को, शेयर्ड मेमोरी लोकेशन को यूज कर रहे हैं, यानी जो भी चेंजिंग करेंगे वो इस लोकेशन पे आएंगे। होपफुली आपने पॉइंट गेट किया है। इसकी एक आध एग्जांपल करते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी इसकी। कौन कह रहे जी कुछ, एड्रेस तो पॉइंट से। अच्छा बेटा, ये ना एक ऑपरेटर है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। ऑब्वियसली जब भी हम एड्रेसेस की मैनिपुलेशन करते हैं, तो ये C++ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो हमें मेमोरी मैनेजमेंट की फैसिलिटी देती है थ्रू पॉइंटर्स। ठीक है, वो पॉइंटर्स क्या हैं या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, फसी लेसन, बाकी बातें चले हम अभी डिस्कस करते हैं जब पॉइंट आएगा। ऑब्वियसली हम ग्रेजुअली चल रहे हैं, यानी पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। तो लेट्स, ये एक प्रोग्राम है 9.9। तो कहते रही आप एक प्रोग्राम लिखें, यूजर से 2 इंटीजर रिसीव करें और फिर वो एक फंक्शन को पास कर दे। फंक्शन क्या करे, और जो इंटीजर्स पास करे वो बाय रेफरेंस पास करे।
तो फंक्शन क्या करे, उनकी वैल्यूज को स्वैप कर आपस में चेंज कर दे, यानी पहले वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में चली जाए, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पहले में चली जाए, और फिर जो मेन फंक्शन है वो उसको डिस्प्ले कर दे। कहते नहीं कोई रोला नहीं इसमें, हम अभी करके देख लेते हैं। इसकी जरा डेफिनेशन अगर देखें, आप इसको एक दफ़ा देख लें, मैं उसके बाद आपको इसको एग्जीक्यूट करके कंपाइलर के ऊपर वो भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है, थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो लें उसके बाद। अच्छा जी। कहते नहीं ये दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, एक है ए दूसरा बी। फिर उसके बाद जैसे ए एंड बी रिसीव कर लिए, तो आप कहते नहीं वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, यानी हमने जब स्वैप नहीं किया था तो ए और बी की वैल्यू ये, जो कि हमारे केस में लेट्स अज्यूम ए की वैल्यू जो थी वो 10 थी, बी की वैल्यू क्या थी 20। तो कहते नहीं बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, यूजर ने यानी जो एंटर की। कहते हैं स्वैपिंग द वैल्यूज, अब हम स्वैप करने जा रहे हैं, और इस लाइन पे जैसे ही आपका प्रोग्राम पहुंचता है वो एक फंक्शन को कॉल करता है, फंक्शन का नाम है स्वैप ए कॉमा बी। अब अगेन इस मेन फंक्शन को ख्वाब तो नहीं आएगा ना कि ये स्वैप फंक्शन क्या काम करता है, तो फंक्शन की कोई ना कोई तो डेफिनेशन पहले मौजूद होनी चाहिए। तो अगेन रेफरेंस होगा फंक्शन का प्रोटोटाइप, क्योंकि डेक्लेरेशन यानी डेफिनेशन आपने इस मेन फंक्शन के बाद लिखी। हम क्या कहते हैं जी, फिर अगेन इसका प्रोटोटाइप देखते हैं। प्रोटोटाइप क्या कहता है, कहते हैं एक फंक्शन है स्वैप, रिटर्न टाइप कोई नहीं उसकी, वाइड है, इंटीजर एड्रेस ऑफ एक्स, यानी पहला वेरिएबल जो हम पास करें उसका एड्रेस, कॉमा दूसरा वेरिएबल जो पास करें उसका भी एड्रेस, यानी ये जो वैल्यूज रिसीव कर रहा है ये बाय रेफरेंस रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ये बाय रेफरेंस रिसीव करेगा, यानी पहला वेरिएबल जो पास कर रहे हैं उसका मेमोरी एड्रेस, दूसरा वेरिएबल जो पास कर रहे हैं उसका मेमोरी एड्रेस रिसीव करेगा। क्या करता है अभी हमें उसका नहीं पता, ये देखें हम यहाँ पे इसको सेमीकोलन लगा के देखें, तो कहते नहीं कैसे काम करेंगे अभी देखते हैं। लें जी, इससे थोड़ा नीचे आ जाते हैं, इसकी डेफिनेशन दिखा दूं। लें जी, ये है स्वैप फंक्शन, दो वैल्यूज एक्स एंड वाई, जरूरी नहीं कि जो ऊपर आपने वेरिएबल के नाम रखे हैं वही यहाँ पे रखें, चेंज किए जा सकते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे एक अपना वेरिएबल है टी, टी आप टेम्प कह लें कुछ भी कह लें, आपकी अपनी मर्जी है। आपने एक असाइनमेंट भी की थी कि स्वैपिंग द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल विद थर्ड वेरिएबल। तो कहते हैं दो वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे चेंज की जाएगी, ये टी है, हम कहते हैं जी हम वेरिएबल एक्स की वैल्यू टी में सेव कर देंगे, यानी एक्स की वैल्यू रिजर्व हो गई, यानी इस एक्स के साथ अगर मैं कुछ भी चेंजिंग करता हूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू सेव मौजूद है, रिजर्व्ड है, वो मैं एक्सेस कर सकूंगा। तो मैं क्या करता हूँ वाई की वैल्यू एक्स को साइन कर देता हूँ, यानी जो एक्स की वैल्यू थी वही अब वाई की वैल्यू थी। लेट्स अज्यूम हम एक्स की वैल्यू कहते हैं जी 10 थी, वाई की वैल्यू जो थी वो 20 थी। इसको लेके चलते हैं, तो मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल लेट्स सपोज टी इसको लेके चल रहा हूँ। तो कहते हैं जी टी इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो टी को साइन कर दो, यानी टी की वैल्यू क्या हो गई 10। दूसरी लाइन ये कहती है भाई एक्स की वैल्यू अब अपडेट कर दो, यानी वाई की जो वैल्यू है वही एक्स को असाइन कर दो। वाई की वैल्यू 20 है तो 20 ही इस एक्स को साइन कर दी, यानी इसकी वैल्यू अब 10 की बजाय क्या हो गई 20। फिर तीसरी लाइन हमें ये कहती है कि अब वाई को वो वैल्यू असाइन कर दो जो टी की थी, टी की वैल्यू क्या थी ये, तो इसको हम अपडेट कर देते हैं, यानी अब एक्स की वैल्यू 20 होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी 10, तो आपने स्वैप कर दी। कहते हैं अब इससे फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क ये पड़ रहा है कि इस केस में भी तो आप एक्स एंड वाई के साथ ही चेंजिंग कर रहे हैं, पहले भी ऐसे ही कर रहे थे। फर्क सिर्फ इन पैरामीटर्स का है कि इस दफा जो आप वैल्यूज रिसीव कर रहे हैं वो एक्चुअल पैरामीटर्स की कॉपी नहीं है, वो एक्चुअल पैरामीटर इटसेल्फ है। क्योंकि इस केस में आप अगर कोई चेंजिंग करेंगे एक्स एंड वाई के साथ तो एक्चुअल वैल्यूज में भी चेंज आएगा। जैसे हम अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं ज़रा थोड़ी सी यहाँ पे, ये मैं क्लियर कर लूँ स्क्रीन। जब आपने इस स्वैप फंक्शन को कॉल किया ए और बी की वैल्यू चेंज होगी, यानी एक्स की वैल्यू या ए की वैल्यू आप कह लें, ए की वैल्यू अब 20 हो चुकी है, बी की वैल्यू 10 हो चुकी है। कहते नहीं अब आप वैल्यू चेक भी करें वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, तो ए की वैल्यू प्रिंट करवाएं फिर बी की वैल्यू प्रिंट करवाएं, तो ए की वैल्यू 20 नजर आएगी, बी की वैल्यू 10 नजर आएगी। कैसे हुआ कि इस केस में हमने जो वैल्यूज चेंज की हैं फॉर्मल पैरामीटर के थ्रू रिसीव होने वाली, वो असल में मेमोरी एड्रेस था। तो मैंने फॉर एग्जांपल मेमोरी एड्रेस 100 पे पहुंचा और वहां पे मुझे ए मिल गया, तो ए की वैल्यू मैंने चेंज कर दी।
ऐसे ही मेमोरी एड्रेस 200 मिला तो मैं 200 पे पहुंच गया और वहां पे जाके वैल्यूज चेंज की। तो असल में ये वेरिएबल्स की वैल्यूज, एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज चेंज हो रही है, फॉर्मल पैरामीटर्स की नहीं। फॉर्मल पैरामीटर्स रिसीव कर रहे हैं मेमोरी एड्रेस किसका, एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, होपफुली यू गॉट द पॉइंट। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो जरा यहीं पे हैंड रेज करके पूछ लें, ताकि ये बात क्लियर हो, फिर हम आगे मूव करें। किसके क्वेश्चन है बेटा? हाँ ना, कुछ तो कर दे। लिख के टाइप करके, ओबियसली मैंने आपके माइक्स म्यूट किए हुए हैं, लेकिन आप टेक्स्ट में जो चैट में मैसेज लिख के भेज सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। चलो, ठीक होगा, थैंक यू। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। कहते हैं ये एक टेबल है जो बताता है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में क्या फ़र्क है। ठीक है, लें जी। पहला फ़र्क जो हमें इस टेबल में नज़र आता है वो ये है, call by value passes the value of the actual parameters to the formal parameter. Call by reference passes the address of the actual parameter to the formal parameter. पहला डिफरेंस जो भी हमने डिस्कस किया कि उसमें वैल्यू पास की जाती है, यहाँ पे रेफरेंस यानी एड्रेस पास किया जाता है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये कहता है एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स रेफर्स टू द डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस। और यही चौथा पॉइंट में मैं कहता है कि इसलिए हमें मेमोरी भी ज्यादा चाहिए होती है। बाय रेफरेंस से पास करते हैं, द एक्चुअल एंड द फॉर्मल पैरामीटर्स रेफर्स टू द सेम मेमोरी लोकेशन। और इसलिए हमें मेमोरी भी क्या चाहिए होती है, कम। कि एक ही लोकेशन को दोनों पॉइंट कर रहे हैं, अलग अलग लोकेशंस नहीं है। 2 बाइट पहले के लिए, 2 बाइट दूसरे के लिए, 4 बाइट नहीं चाहिए। 2 बाइट्स ही हैं जिसको एक्सेस दो अलग अलग रेफरेंसेस के थ्रू, यानी आप कह लें कि जी वेरिएबल्स के थ्रू किया जा रहा है, एक फॉर्मल और एक एक्चुअल। और ये कहते हैं जी कॉल बाय वैल्यू लेस एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन, और ये ज्यादा एफिशिएंट। Any changes made by the function in the formal parameters does not affect the value of the actual parameter. जबकि कोई भी चेंजिंग अगर आप फंक्शन के थ्रू करते हैं, जब आप रेफर कर रहे हो या कॉल कर रहे हो बाय रेफरेंस के थ्रू, तो एक्चुअल वैल्यू भी चेंज हो जाए। ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये ना टॉपिक अभी हम खत्म करेंगे, होपफुली 45 मिनट हमें और लगेंगे इसमें। हम ये जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है इसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इन केस हमारा ये मीटिंग एंड होती है तो आप सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है, जो आपके साथ पहले शेयर किया गया। ये हमारे पास, ठीक है, 10 मिनट्स रह गए हमारे पास। ठीक है, तो आप सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेंगे जब ये मीटिंग एंड होगी। ठीक है, अच्छा जी। रिटर्निंग द वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। अभी तक आपने जो देखा है कि फंक्शन की जो सिग्नेचर होता है उसमें पहली चीज नाम से जो पहले लिखी नजर आ रही होती है हमें, वो उसकी रिटर्न टाइप नजर आती है। तो कहते हैं द फंक्शन कैन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। द रिटर्न टाइप फंक्शन इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन इंडिकेट्स द टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंट लिखा है तो वो फंक्शन इंट वैल्यू रिटर्न करेगी, यानी फंक्शन काम करने के बाद हमें जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी टाइप होगी इंटीजर। इन अ सेम वे, हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, रिटर्न इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया होगा वो क्या करेगा, एक रिटर्न कीवर्ड की मदद से वैल्यूज रिटर्न करेगा किसको, कॉलिंग फंक्शन, यानी कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करे। सिंटैक्स इसका कुछ ही है, आप कहते हैं रिटर्न और फिर उसके बाद एक्सप्रेशन। अगेन, एक्सप्रेशन को आप जानते हैं, एक्सप्रेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, और वो एवेल्युएट होके एक सिंगल वैल्यू बनाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यानी हमें ये सिंगल वैल्यू ही देगा। कॉलिंग फंक्शन यूज द रिटर्न वैल्यू इन वन ऑफ दीज थ्री वेज। जब आप कॉलिंग फंक्शन को देखते हैं वो कहते हैं या तो वो असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू, या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के थ्रू, या आउटपुट स्टेटमेंट के थ्रू यूज करता है। कैसे यूज करता है, पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू यूज करना। यानी इस केस पे हम देखेंगे ऐसा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करे
और जो कॉलिंग फंक्शन है वो इस रिटर्न वैल्यू को असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू यूज करें। कैसे, अभी देखिए। लेट्स, एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है क्यूब। आपसे ये उसका जो प्रोटोटाइप है वो आपको बताता है कि जी एक फंक्शन है क्यूब, एक इंटीजर वैल्यू आपसे लेता है और आपको जो वैल्यू रिटर्न करता है वो भी इंटीजर होगा। यानी क्या करेगा, आपसे एक पैरामीटर लेगा जिसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी, उसके साथ कुछ भी अमेंडमेंट जो भी काम करता है वो डेफिनेशन हमें बताएगी, और फिर हमें जो वैल्यू रिटर्न करता है उसकी डाटा टाइप भी क्या होगी, इंटीजर। तो मेन फंक्शन में जाते हैं, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एन और एक डिक्लेयर करते हैं सी। अब क्योंकि हम डिस्कस करें असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू डील करना यानी रिटर्न वैल्यू, तो हम कहते हैं जी क्यूब नामी फंक्शन को कॉल करेंगे। जो यूजर ने नंबर अभी हमें सेव करवाया है, एंटर किया है, वो इसको पास कर देंगे। जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, फंक्शन काम करने के बाद हमें किसी डेटा टाइप में वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये सी उसको रिसीव करेगा, यानी असाइन किया जाएगा इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि ये जो पैरामीटर पास कर रहे हैं फंक्शन कॉल टाइम पे, वो वैल्यू रिटर्न की जाएगी इस फंक्शन के थ्रू, यानी ये पूरी स्टेटमेंट चेंज होगी और यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिलेगी, उसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। अब कैसे होगी, यानी जैसे इस लाइन पे पहुंचे तो कंट्रोल इस क्यूब नामी फंक्शन के पास चला गया। हमने जो नंबर पास किया है ये एन यू एम रिसीव करेगा। अगेन हमें यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लिखा नजर नहीं आ रहा, एम्परसेंड लिखा नजर नहीं आ रहा, मीन्स के यहाँ पे जो भी चेंजिंग होगी उस पर एक्चुअल वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये पास बाय वैल्यू है, नॉट पास बाय रेफरेंस। तो कहते हैं जी जैसे ही ये नंबर रिसीव हुआ, आपका ये फंक्शन उस नंबर को 3 दफा मल्टीप्लाई कर देता। तो 3 दफा मल्टीप्लाई करने से क्या मुराद है, उसका क्यूब कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज किसी ने 5 एंटर किया, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 एंटर किया तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8। 2 × 4, 2 × 2 4, 4 × 2 8। ठीक है, तो कहते हैं ये जो 8 आएगा, ये एक्सप्रेशन है ना, 8 आएगा, एवेल्युएट होकर एक सिंगल वैल्यू आएगी, ये रिटर्न कर दी जाएगी। रिटर्न किधर की जाएगी, जहां पे कॉल किया गया, फंक्शन को कॉल कहाँ किया, यहाँ पे, इस लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या किया, रिटर्न किया जाएगा 8, ऑब्वियसली इंटीजर, यानी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। ऐसे लिखा नजर आएगा। फिर हम कहते हैं क्यूब इज सी, तो हम सी को प्रिंट करवा लेंगे, यानी 8। तो जो भी नंबर यूजर एंटर कर रहा है हम उसकी वैल्यू क्या करें, स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं। इसको कहते हैं जी, ये जो कॉलिंग फंक्शन है यूज कर रहा है वैल्यू को यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये असाइन कर रहा है वैल्यू, ठीक है, कॉल किया गया और जहां पे इसने वैल्यू रिटर्न की वहां पे हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट की मदद से उसको यूज करेंगे। ये एक छोटा सा फंक्शन है जी, बड़ा आसान सा प्यारा सा फंक्शन है 9.10। जी क्या कह रहे हैं जी, पास पर रेफरेंस को यूज करके एक्चुअल और फॉर्मल वैल्यूज में चेंज कैसे आएगा, इसके सब। अच्छा अभी उसके हम एग्जांपल करते हैं, ये समझ आ जाएगी। ठीक है, हम कंपाइलर के ऊपर इसकी 1-2 एग्जांपल करते हैं, आपको मुझे समझ आ जाएगी। अभी फिलहाल के लिए जस्ट कंसेप्ट को ग्रैब करें। ठीक है, वो कैसे होता है अभी देखते हैं। क्योंकि 4 मिनट है, 4 मिनट में ऑब्वियसली हम वो स्टार्ट भी करेंगे तो समझ नहीं आएगी। जब नेक्स्ट मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें वो भी डिस्कस। अच्छा जी, तो एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम कुछ भी रख लें। वो कहते हैं लेट्स सपोज उन्होंने कहा जी ग्रेड नामी फंक्शन है, तो आप उसको यूजर के नंबर देते हैं, यानी स्टूडेंट के नंबर देते हैं। अगर उसके नंबर 80 या से ज़्यादा हैं तो वो ग्रेड ए असाइन कर देता है। अगर उसके नंबर 69 से 79 के दरमियान है तो उसको ग्रेड बी असाइन कर देता है। ऐसे ही चलते चलते अगर बिलो 40 जाता है तो वो ग्रेड एफ असाइन कर देता है। यानी आपको एक चार्ट दिया गया, कहते हैं फंक्शन इस चार्ट की बेस पे काम करे और यूजर से लिए गए जो मार्क्स हैं उनके बेस पे हमें क्या करें, ग्रेड असाइन। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी, कोई रोला नहीं। कहते हैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। नहीं पता कैसे काम करता है तो पहले लिखें जी यूजर से मार्क्स तो ले ले। ठीक है, तो हमने यूजर से जैसे ही मार्क्स रिसीव किए, एंटर मार्क्स, इस मार्क्स हमने वेरिएबल में रिसीव किए, एक फंक्शन को पास कर दिए। फंक्शन का नाम लेट्स सपोज है ग्रेड। अगेन प्रोटोटाइप हमें बताता है कि ग्रेड नामी फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिसीव करता है और जो वैल्यू हमें रिटर्न करता है उसकी डेटा टाइप क्या होगी, करेक्टर। ठीक है, यानी इंटीजर हमसे रिसीव करेगा और हमें जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी टाइप क्या होगी, करेक्टर। तो कहते हैं ये हमें डेफिनेशन नजर आती है। हम कहते हैं अगेन यहाँ पे भी वो असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से ही काम किया जा रहा है। ये ग्रेड नामी फंक्शन हमसे वो मार्क्स रिसीव करता है और इसका फॉर्मल पैरामीटर एम उसको रिसीव करे मार्क्स को।
कहते हैं इफ m इज ग्रेटर देन 80, आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। इफ m इज ग्रेटर और इक्वल टू 80, रिटर्न a। अगेन आप करेक्टर रिटर्न करें तो सिंगल कोटेशन में, ठीक है। जानते हैं ना आप करेक्टर्स को जब आप असाइन करते हैं, रिटर्न करते हैं, डील करते हैं, तो सिंगल कोटेशन में डील किया जाता है। तो कहते हैं इफ m इज ग्रेटर और इक्वल टू 80, रिटर्न a। एल्स इफ m इज ग्रेटर और इक्वल टू 60 तो रिटर्न b कर दे। एल्स इफ m इज ग्रेटर और इक्वल टू 40 तो c कर दे। और फिर इफ लगाने की जरूरत नहीं, फिर एल्स यानी लास्ट चॉइस, तो कंडीशन को नहीं लगानी। 40 के जमरे में भी नहीं आता अगर उस रेंज में, तो फिर वो फेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूजर से मार्क्स लेके इस ग्रेड फंक्शन को पास करेंगे। ग्रेड फंक्शन उनको रिसीव करेगा। लेट्स सपोज हम कहते नहीं हमारे पास एक बंदा है जिसके मार्क्स 85 है, तो वो 85 रिसीव किए गए, ग्रेड फंक्शन को पास किए गए। ग्रेड फंक्शन ने इस m में वो 85 रिसीव किया और चेक किया इफ m दैट इज 85, यानी उसकी जो वैल्यू है वो 80 से बड़ी है, ऑब्वियसली बड़ी है, तो रिटर्न क्या कर देगा a। किस जगह पे, जहां पे उसको कॉल किया गया, यानी यहाँ पे। तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, a। ये जो यहाँ पे पास किया जा रहा है a, ऐसे। तो क्या करेंगे, जैसे हमने ये जी रिसीव कर लिया तो प्रिंट करवाएंगे योर ग्रेड इज जी, यानी ग्रेड से। तो ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आप सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है। बाकी बातें हम अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारे पास लेस देन मिनट रह गया एक। चले शाबाश।